मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखो, तो क्या सीखा था, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, है ना, 4.6 के लिए। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, फिर a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y और c3z इक्वल टू d3। ये हमारे तीन इक्वेशंस थे, इनको सॉल्व करके x y z निकालना था। तो क्या करते थे, हम कुछ मैट्रिसेस फॉर्म करते थे। एक मैट्रिक्स A फॉर्म कर लिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। LHS में सारे कोएफिशिएंट्स को लेके ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। एक मैट्रिक्स X फॉर्म हो गई, उसमें हमने X Y और Z ले लिया, और दूसरी मैट्रिक्स B फॉर्म कर लिए RHS के सारे कांस्टेंट्स को लेके। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है, ये तीनों इक्वेशंस, ये बन जाती है AX इक्वल टू B। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हमको x फाइंड करने का मतलब ये वाली मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ठीक है, तो देखो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमको a को हटाना पड़ेगा। अब a कोई नॉर्मल नंबर तो है नहीं, a कोई स्केलर नंबर तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू नहीं होती है मैट्रिक्स की। तो ये a मैट्रिक्स है, इसको यहां से रिमूव करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स चाहिए। जैसे अभी हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई करो उसको, मतलब ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन पहले करना है। तो इधर भी ए इनवर्स इंटू बी। अब ये ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये बन गया एक्स, तो ए इनवर्स इंटू बी। तो x जो है, i को x से मल्टीप्लाई करके x बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो होगी a इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब a इनवर्स तुम्हें पता है हर एक मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे मैट्रिसेस हमने किए हैं जिसमें a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस सॉल्यूशन का जो मेन नेचर है वो a इनवर्स डिसाइड करेगा। a इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो होगा सॉल्यूशन, नहीं करेगा तो कुछ और होगा। तो वो केसेस बनते हैं। केस वन, व्हेन ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स भी तभी निकलेगा जब इस ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स का एग्जिस्ट करना सिर्फ डिटर्मिनेंट ए पे डिपेंड कर गया, क्योंकि एडजॉइंट ए तो निकलेगा ही किसी ना किसी मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाता है। डिटर्मिनेंट ए अगर एग्जिस्ट करेगा, ये जीरो नहीं होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए इनवर्स अब केवल इस पे डिपेंडेंट हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो इस पे कंडीशंस बन रही है। पहली कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो जाए, या चलो मान लो जीरो ना हो, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो ना हो तो इस केस में ए को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को लेके अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म करें और डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला केस ये हुआ व्हेन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है। तो अगर जीरो नहीं है उस केस पे देन ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक। ये भी हमने प्रूव किया है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। तो ए इनवर्स यूनिक होगा, और बी का उससे मल्टीप्लाई करके हम एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स का मतलब उस एक्स के जो एलिमेंट्स हैं, कैपिटल एक्स का मतलब उसमें जो एक्स वाई जेड एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक होगा, एंड जो सिस्टम होगा इज कंसिस्टेंट।
सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में व्हेन डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, ए 0 हो गया मतलब ए कैसे मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर डिटर्मिनेंट में डाल के उसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो 0 हो जाती है। तो ए अगर 0 होगा मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उस केस पे क्या करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करोगे। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी। ये अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, और अगर 0 ना हो तो क्या होगा। तो पहला केस अगर ये 0 ना हो, दूसरा केस अगर ये 0 हो। तो अगर ये 0 ना हो, और ये कब करना है, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तब। 0 नहीं हुआ तो यही पे आंसर हो जाएगा। अब 0 हो गया तो फिर ये दो केसेस आएंगे, एडजॉइंट निकालोगे ए का और उसको बी के साथ इनटू करोगे, और अगर ये 0 नहीं आता है देन क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर ये 0 आ जाता है उस केस पे सिस्टम जो है इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये तीन रूल हैं। देखो कंसिस्टेंट का मतलब 10th में पढ़े थे वैसे, कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। वही मीनिंग है, 10th में जो पढ़े थे वही मीनिंग है। इनफाइनाइट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट कब कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 हो जाता है। उस केस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंसी होती है। और नो सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट ए 0 होता है बट एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं होता है। तो ये तीनों केसेस हैं। अब इनमें से कौन सा हमारे सिलेबस में है, तो देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि वो बोलेगा फाइंड करो एक्स वाई जेड, मतलब तीनों इक्वेशन दे देगा, बोलेगा एक्स वाई जेड फाइंड करो। तो इस केस में सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो होगा उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट जो है मतलब सेकेंड का ए एंड बी, ये दोनों, सेकेंड का ए बी ये समझ जाना यहां से, ये दोनों पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको नॉट इन सिलेबस है। अगर वो बोलता है एक्स वाई जेड फाइंड करो तो सिर्फ फर्स्ट इस वाले पे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें डिटर्मिनेंट ए 0 ना हो। और दूसरा नेचर अगर पूछ दिया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की इक्वल है, कंसिस्टेंट है, क्या है, तो फिर ये सारे फर्स्ट पे भी पूछ सकता है, सेकंड का दे सकता है एंड बी भी दे सकता है। सिर्फ नेचर फाइंड करने में तीनों सिलेबस में है। ये बात समझ आई, बोलो। सर एक बार आपने एंड में क्या बोला था, मेरा वो लीव हो गया था गलती से। ओके, देखो देखो, यहां तक का तो क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया। यस सर। सर कंसिस्टेंट में, हाँ। कंसिस्टेंट में क्या होता है, दो सिचुएशन आती है। जैसे तुम यहीं पे देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला, कंसिस्टेंट है। सेकंड के बी में क्या बोला, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के साथ एक तो यूनिक सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंसी हो जाती है और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट का मतलब एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट, खत्म। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, ये देखो ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये एक सम हो गया कि अगर एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है और एक भी नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये होगा, तुमको बोलेगा फाइंड एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड अगर फाइंड करने को दे दिया तो फिर फर्स्ट पार्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट होगा, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो XYZ फाइंड करने को देगा तो वो सिर्फ फर्स्ट केस देगा, सेकंड का A एंड B ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब कोई ऐसा इक्वेशन नहीं देगा, बोलेगा XYZ फाइंड करो और वो इक्वेशन ऐसा निकल जाए जिसमें डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए। ओके, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें XYZ फाइंड करने को बोल रहा है XYZ निकालो और उसमें डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो जाए तो वो क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर वो नेचर फाइंड करने को बोल सकता है कि कैसा सॉल्यूशन होगा वो बताओ बस। तो नेचर के लिए तीनों हमारे सिलेबस में। यहां तक की बात क्लियर बोलो? ये क्लियर? यस सर। कुछ नोट करना है इसमें? इसमें कुछ? अच्छा, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हुए 5.6 4.6 सॉरी। सर सारे नहीं हुए। उसमें से मैं कराऊं कुछ? 4.6 से क्वेश्चंस करें एक दो हम लोग अभी? सर मेरे एक्चुअली जस्ट आज ही मिड टर्म था फिजिक्स का, तो मैं कुछ कर नहीं पाया ज्यादा। अच्छा, तो देखो 4.6 का मैं एक दो क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे पता नहीं है किसमें क्या होगा। मुझे अगर पता होता है किसमें इनफाइनाइट है तो मैं तीनों केसेस करके दिखा देता। मैं एक क्वेश्चन कोई भी करा देता हूँ, अब वो किस्मत रहेगी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या क्या है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सारे बता चुका हूँ। ओके। एक क्वेश्चन कोई सा भी सिलेक्ट कर लो रैंडम, वो कुछ भी होगा। देखो 1 to 6 में तो हमको सिर्फ नेचर बताना है, तो क्या क्या करोगे? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ भी नहीं है, वो तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है। मान लो फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में पहले मैट्रिक्स ए बना लोगे, 1 1 1, फिर 2 3 2। ये समझ में तो आ रहा है ना? पहले यस सर। के कोएफिशिएंट, और ये ए और 2a, ठीक है। तो इसका क्या करोगे पहले, और इसी मैट्रिक्स में हमने x भी बना लिया है। x कितना रखेंगे? x y z। और b भी इसके लिए कितनी होगी? b होगा 1 2 4। सबसे पहला काम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। निकालो डिटर्मिनेंट कितना आएगा। पहली रो के अलोंग ब्रेक कर लो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं, सीधा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, हमें 0 0 नहीं करना है, वो नंबर्स के साथ वो प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं। जब भी नंबर्स हो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो, तो सीधा एक्सपैंड करते हैं। पहले रो के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 1 के लिए क्या होगा? 6a माइनस 2a, है ना। 6a माइनस 2a, ये हो गया 4a। बीच वाला -1, इसके लिए क्या होगा? 4a माइनस 2a, तो ये हो गया 2a। लास्ट वाला 1 के अलोंग, तो 2a माइनस 3a माइनस a, ये कितना हो गया? 4a माइनस 2a माइनस a। कितना आंसर हो गया? a। अब a तो 0 होगा नहीं, वो तो दे ना दे हमको समझ जाना है इस बात को कि a 0 नहीं हो सकता है। a 0 होगा तो तीसरी इक्वेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। 0 इक्वल टू 4 तो लॉजिक ही नहीं है। तो a 0 नहीं होगा, मतलब इसको हम मान रहे हैं 0 के इक्वल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, मतलब इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बस तुम्हें ये निकाल लेना है, यही नेचर बताना है उसमें, यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम कंसिस्टेंट। इतना लिख देना है, बस ये आंसर हो गया। तो 1 to 6 कर लोगे? सर इतना ही करना है। हाँ, बस इतना ही। इसमें वही बोला ना, फाइंड द ठीक है सर। कंसिस्टेंसी, एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी को। तो ये कंसिस्टेंट। हाँ ठीक। अच्छा, इन केस मान लो ये 0 आ गया होता, इन केस, यहां से देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में जैसे 4 में 5 में 6 में 1 में 2 में 3 में कहीं पे डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया तो क्या करोगे? तो फिर एडजॉइंट ए वो तो निकाल लोगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट तो निकाल लोगे, उसके साथ बी का इनटू करोगे। अब ये मान लिया 0 आ गया, ये मान लिया 0 नहीं आया, और हमें सिर्फ नेचर बताना है। मैंने बताया नेचर पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सॉल्यूशन फाइंड करने को बोलेगा तो फिर हमारा ए 0 नहीं होगा डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो आगे भी जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे ए का, उसको बी से इनटू करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट
एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे जाके आंसर कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। बोलो समझ में आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। लिख लो 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, 6 तक इस तरीके से कर लेना। मैं अभी ना आगे के 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना इस तरीके से। अब आगे के मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें लगे कि कैसे रूल अप्लाई करते हैं, बट मुझे सीरियसली नहीं पता किस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, तो वो प्योरली जो भी होगा किस्मत पे होगा। 7th 8th 9th इसको आई डोंट थिंक मुझे करने की जरूरत है, और 10th को भी 2 into 2 मैट्रिक्स है ना, तो आराम से कर लोगे। 7th 8th 9th 10th एडजॉइंट भी निकालना इजी है, प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा। बोलो ठीक है ना, 7th से लेके 10th तक। यस सर। बस मतलब प्रेजेंटेशन बता दो बस एक की। ओके ठीक है, तो कौन सा 7th 8th 9th 10th बताओ कौन सा? कोई भी सर। 7th 5x plus 2y equal to 4, 7x plus 3y equal to 5। देखो A मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? A हो गया 5 2 7 और 3, बस इतना सा। X क्या हो गया? X हो गया x and y ओनली, और B कितना हो गया? 4 and 5, ठीक है ना? तो ये सर सही है ये, मतलब डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं सर। A x और B ये निकल गया। अब पहला काम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट A फाइंड करेंगे। ये देखो 15 5 3 जा 15 माइनस 9 कितना हो गया? 6 हो गया, है ना? ये A 6 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं पे मेंशन कर दोगे नेचर ऑफ रूट्स, तुम यहीं पे मेंशन कर दोगे। नेचर ऑफ रूट क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, एंड सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे। सर ये 14 नहीं होगा, 15 माइनस 14। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हो। तो 5 3 जा 15 माइनस 14, ये 1 हो गया। 1 हो गया तो अच्छा है। हाँ हाँ सही में। अब देखो x की वैल्यू हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे a इनवर्स इनटू b। ये फॉर्मूला हम रखेंगे सीधा। x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स इनटू b। अब a का इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट a चाहिए होता है, वो सारे प्रिपरेशन करके रेडी कर लो। एडजॉइंट a, एडजॉइंट a में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मैंने बताया था कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। यस सर। 3 इसका हो जाएगा, 2 के लिए क्या होगा? -7, इसके लिए क्या होगा? -2, इसके लिए 5। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों में माइनस लगा देते हैं। सही है ना? ये देख के बताओ एक बार। सर -7 और -2 नहीं होना चाहिए? -7 और -2 होना चाहिए। कहाँ पे? अच्छा डायगोनल, सर डायगोनल एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल वाले में वो करते हैं ना, देखो नेगेटिव लगाते हैं। अच्छा, इस 5 के लिए क्या होगा? ये पहले प्रोसेस से चलते हैं। ये 5 के लिए ये कट गया तो 3 बचा, यहाँ पे हो गया 3। अच्छा इसको वो ट्रांसपोज करना है, हाँ सही कह रहे हो। फिर इस 2 का क्या होगा? इस 2 के लिए 7 होगा बट वो माइनस लगा के यहाँ, हाँ सही कह रहे हो। और ये हो गया 5, ये माइनस नहीं था। अब सही है बोलो। यस सर। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इसमें 1 से डिवाइड करना है ना? ए का इनवर्स पहले फॉर्मूला लिख लो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो गया 3 -2 -7 और 5। इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा ना, ये तो 1/1 यहाँ लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका वैसे। तो ये ए इनवर्स निकल गया। अब x की वैल्यू
A इनवर्स इंटू B। तो x का मतलब ये होता है। बाद में हम कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिसेस को। तो ये हो गया 3 -2 -7 5 A इनवर्स इंटू B कितनी है 4 और 5। चलो तो तुम क्या करोगे, नीचे लिखोगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं इसी में एक ही लाइन में लिखता चला जाता हूं। करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12 -2 इंटू 5 कितना हो गया -10, ये हो गया। अब -7 इंटू 4 -28, 5 इंटू 5 25। तो नीचे लिखते जाना, ठीक है ना, इसी में इक्वल टू देके नीचे लिखते जाना। ये बन गया 2 और ये बन गया -3। अब इक्वेट कर लोगे फर्स्ट और लास्ट को, तो x कितना मिल जाएगा 2, y मिल जाएगा -3। ये आंसर। बोलो समझ आई बात? यस सर। इसको लिख लो। तो इस तरीके से 10 तक कर लेना, ठीक है। मैं अब एक 3 वेरिएबल्स वाला दिखा देता हूँ, 11 से लेके 14 तक कोई सा भी करना है। 11 से लेके 14 तक कोई एक करवा लो मेरे से, 11 से लेके 14 तक में। बताओ कौन सा। सर 11th ही कर दो। हाँ सर 11th में फ्रैक्शन दिख रहा है। देखो वैसे मैं चाहता हूँ सच में कि मैं सारे कराऊं, बट हम ना टाइम थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि हम इतने कम टाइम में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि मैं पूरे क्वेश्चन करूँ। तो तुम्हें क्या करना है, घर पे एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। मैं देखो 11th करवा देता हूँ। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेना, मैं एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो भी देख लेना। पहला इक्वेशन x -2y -z इक्वल टू 3/2। और ये क्या हो गया, इसमें x नहीं है, देख रहे हो ना, पहले वाले में x नहीं है, तो आसानी होने के 0x लिख लेते हैं। और ये इक्वल टू 9। तो मैट्रिक्स ए हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ए देखो 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ये मैट्रिक्स ए हो गई। मैट्रिक्स बी नहीं, मैट्रिक्स एक्स लिखें पहले, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। मैट्रिक्स ए हो गई x y z, और मैट्रिक्स बी कितनी हो गई 1 3/2 और 9। सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। निकालो जरा कितना आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी से। कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग करोगे, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट ए बताओ जल्दी से। टू प्लस 16 4 आ रहा है कितना 4, कितना आ रहा सर, है 4 आ रहा है 34। 34 आ रहा है। ऐश्वर्या चेक करो कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए सिंपल, पहली रो के अलोंग या पहले कॉलम के अलोंग कर लो, एक 0 मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। पहले कॉलम के अलोंग कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल, ये हो गया 10 माइनस ऑफ माइनस, तो 10 + 3, दूसरा एलिमेंट -1 है तो ये 68 आ रहा कैंसिल, -5 -3, इसके अलोंग क्या होगा -5 -3, तो ये हो गया देखो 13 × 2, 13 × 2 = 26, ये 8 और ये प्लस का 34 आ रहा है। बताओ 34 आ रहा है सबका? यस सर। ऐश्वर्या मेरा 68 आ रहा है। 68 कैसे आ रहा है, देखो जरा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किसके अलोंग एक्सपैंड किए हो? सर फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के अलोंग 2, ये हो गया 10 + 3, फिर -1 इसके अलोंग, तो -5 और -0,
फिर 1 के अलोंग, लास्ट वाला एलिमेंट 1 के अलोंग, तो 3 - 0। ये कितना हो गया? नहीं सर, सर मेरा आ रहा है 2 into 26 minus 26 किसके साथ आ रहा है? पहली रो के अलोंग एक्सपैंड की हो ना? सर नहीं सर, हाँ, किसके अलोंग एक्सपैंड की हो? सर मैं एक बार फिर से कर रही हूँ सर। हाँ, फिर से करके बताओ। हाँ सर। अभीक, अभीक, सर कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। वो ना बीच में नेटवर्क कनेक्शन बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। मैं एक सेकंड करता हूँ सर, थोड़ा सा चेक हाँ। कर लो वाईफाई क्यों नहीं चल रहा। अभी मीटिंग से एग्जिट भी हो गया था मैं। तो डिटर्मिनेंट ए 34 हो गया, जो कि 0 नहीं है, तो उसके बाद ये लाइन लिख लेना, यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। इसके बाद ही आगे जाना। अब x की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू होती है a इनवर्स इंटू बी, है ना? a इनवर्स इंटू बी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे a इनवर्स। उसके लिए एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट a निकालते हैं पहले। देखो एडजॉइंट a के सर लिए, एक बार डिटर्मिनेंट के बाद दोबारा से बता दो थोड़ा सा। देखो इसके बाद ये लिख लो, सो नेचर कैसा है वो लिख लोगे, ठीक है ना? अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। फिर चलोगे आगे। अब यहां से हम देखो, यहां से शुरू कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमको पता है, x जो होगा वो क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी होगा ना। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला तो हमको पता ही है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। सॉरी, ये a इनवर्स का फॉर्मूला है। तो अब हम चलते हैं एडजॉइंट a फाइंड करने। उसके लिए इन सारे एलिमेंट्स को, a के सारे एलिमेंट्स को, a मैट्रिक्स हमारी क्या थी, A11 थी। देखो ये एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहा हूं, तो प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। तो पहले इनको A11, A12, A13 ऐसे लिख लोगे, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33 ऐसे लिख लोगे पहले। उसके बाद निकालोगे कैपिटल A11। कैपिटल A11 तभी लिखोगे जब स्मॉल a11 डिफाइन कर लियो। ठीक है, ये बिना स्मॉल a11, ये वाली मैट्रिक्स बिना लिखे कैपिटल A11 नहीं लिखना। ठीक है ना? ओके सर। बेटर रहेगा कि पहले स्मॉल लेटर्स में क्या क्या थे वो डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को हमने स्मॉल ए आई जे डिनोट किया है। अब कैपिटल ए आई जे हमारा डिफाइन हो गया। कैपिटल A11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, कैपिटल A12 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तुमको ये सारे निकालने हैं। कैसे निकालोगे? 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए रूल तो पता ही। -1 to the power 1 + 1 और देखो उसका माइनर लिख देंगे। वैसे करना, हाँ ठीक है मुझे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, मैं ये प्रोसेस लेता हूँ। अच्छा मर्जी अपनी है, गलत नहीं है, सब सही है। बस सर, कोएफिशिएंट में ये, वैसे ये बेटर क्यों लगता है आपको? लाइक कोई रीजन होगा ना? मैं भूल जाता हूँ कई बार, -1 का पावर लिखना भूल जाता हूँ, आदत जैसे बन जाती है ओ वैसे है। अच्छा। तो कई बार ना मैट्रिक्स के आगे हम -1 का पावर लिखना भूल जाते हैं। तो मुझे ये रूल याद रहता है कि यहाँ से कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हैं, 1 1 निकाल रहे हैं तो आगे प्लस लिखना है, क्योंकि पहला एलिमेंट प्लस, कोएफिशिएंट प्लस, तो बस उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। A12 जब निकालूंगा ना, तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट ये वाला है, तो आगे एक माइनस लग के तब डिटरमिनेंट लिखूंगा। ये आदत बनी हुई है। एनीवेज, इसमें कोई ऐसा नहीं है लाइक कि हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, मतलब हाँ -1 की हाँ पावर हाँ, करके ऐसे? कोई बात नहीं। अरे वो तो वही बात है ना, 4 कोई कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है। अब इसमें क्या रूल है, दोनों ही सही है। अच्छा ठीक है, ओके। तो चलो एक काम करो जरा, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो और मुझे ना एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए बस। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल के जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है। गलत मत करना, ठीक है?
चलो बताओ क्या मिला है, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट बोलते जाना। ओए चांस हाँ आ रही है, बताओ फर्स्ट रो के एलिमेंट बोलो एडजॉइंट ए में। सर 13 8 1 13 8 1। सर 13 8 और 1 ओके R2 फिर दूसरे में 5 -10 और 3 अच्छा, और दो तीसरा 3 -6 और -5 ठीक है। एक बार जरा वेरीफाई करो अभी ऐश्वर्या। सर एक एलिमेंट और रहता है, फिर बता। अच्छा ओके, एडजॉइंट ए निकाल लो, मैच कर लो, सही होगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब एडजॉइंट, सॉरी। एडजॉइंट ए बिल्कुल सही है ऐश्वर्या। यस सर। ओके तो ठीक है, एडजॉइंट ए मिल चुका है, अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ये हो गया 1/34 इंटू एडजॉइंट ए 13 8 1 5 -10 और 3 -6 -5। ये हो गया ए इनवर्स। इसको बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा 34 से मल्टीप्लाई कर लो सारे एलिमेंट्स को, बेटर रहता है। तो मल्टीप्लाई क्या करना है, 34 से डिवाइड करेंगे सारे एलिमेंट को, 8/34 1/34 फिर 5/34 -10/34 और 3/34 फिर 3/34 -6/34 और ये -5/34। अब फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 13/34 8/34 1/34 फिर 5/34 -10/34 और 3/34 फिर 3/34। बेटर रहता है इसको सिंप्लीफाई भी करते जाते, जो जो 2 से कट रहे हैं ना उसको काट लेते। इनटू बी की जगह पे क्या लिखना है, 1 3/2 और 9। चलो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें अभी करना है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। करो जरा, कैसे करोगे, तो इस पूरी रो को इस तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, फिर दूसरी रो फिर को सेकंड रो को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई करके बताना क्या लिखते हैं। हाँ, तो ये -3/2 तो -3/2। 1 1/2 और 3/2 माइनस का, तो इसको हाँ, लिखोगे, वो माइनस लगाया नहीं मैंने, भूल गया। माइनस तो आएगा ही। तो अब देखो ये करने के बाद ऑन इक्वेटिंग लिख दोगे, इक्वेट करने पे x क्या मिल गया 1, y मिल गया 1/2 और z मिल गया माइनस का 3/2। तो ये क्वेश्चन 4 मार्कर से ज्यादा नहीं आ सकता है, अगर आया तो, है ना। ये 4 मार्कर है तो इसको तुमको करना है 6 मिनट्स में। लास्ट टाइम मैंने सर बताया ये था। भी 4 मार्कर नहीं, ये भी 6 मार्कर नहीं है। नहीं भाई, 6 मार्कर में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। सर ये इसमें छोटा क्या, थोड़ी है। अरे तुम्हें लग रहा है बहुत लंबा है, तुम्हें अपनी स्पीड फास्ट करनी है। ये 6 मार्कर में आ गया ना अगर, तो समझो किस्मत बहुत अच्छी है। सर लेकिन ये तो हमारे स्कूल में ही लाया था, लाइक इनवर्स हमको क्या दिया, एक मैट्रिक्स दिया, उसका इनवर्स निकालने को बोला, उसके बाद वो बोला सॉल्व द इक्वेशन। सर ये तो आते ही हैं 6 मार्कर में, नहीं मैंने ऐसे तो वाले तो। बहुत कम देखा है, मतलब किस्मत अच्छी है बोल रहा हूँ ना, अगर आ गया तो किस्मत बहुत अच्छी मानोगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 6 मार्कर अभी बचे हुए हैं, मतलब 6 मार्कर हैं हमने कर लिए हैं,
बट इसमें कुछ और भी चीजें पूछेगा, वर्ड प्रॉब्लम दे देगा तो वो 6 मार्कर हो गया, क्योंकि उसमें इक्वेशन भी फॉर्म करनी होती है। तो लाइक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड द इनवर्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस नहीं यूजिंग भाई, द वो तो आ गया तो किस्मत अच्छी है, बट मेरे अकॉर्डिंग ओह ओके इस ठीक है एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना वो होंगे परफेक्ट 6 मार्कर। अब तुम बताओ, इसको 6 बोल दोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में तो एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम में तो हमको ये तीनों फॉर्म भी करनी पड़ती ओह है कि नहीं? तो हाँ सॉल्व जी करना तो वर्ड प्रॉब्लम में भी है, बट जो एडिशनल पार्ट है वही तो 6 मार्कर बनाएगा उसको। अब कोई 8 मार्कर क्वेश्चन तो होता नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाला तक 6 बच्चे को दे देंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा फेयर वर्क के लिए 2 नंबर और दे देंगे। ओके तो ये 4 मार्कर है, मतलब इसको 6 मिनट्स में करना है। 4 मार्कर 6 मिनट्स में। चलो कॉपी करो जल्दी से। अब मुझे लगता है बाकी कर लोगे 14 तक में, है ना? हम चलते हैं आगे, जल्दी से कॉपी करो 2 मिनट के अंदर। दिखाता हूँ सिर्फ। देखो 11th तो कर लिया हमने, 12, 13, 14 कर लेना आराम से। 15 देखो, 15 में बस थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 15 में बस मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। 15 में क्या है, एक मैट्रिक्स तुमको दिया है ए, यूजिंग ए इनवर्स, पहले इसका इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दिस इक्वेशन, तो पहले इस ए का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, फिर उसके बाद ए का इनवर्स निकाल लोगे। अब ये जो ए है ना, और इसका ए बनाओ, इस मैट्रिक्स को लेके अगर ए बनाओगे तो 2 - 3 5, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर 3 2 - 4 ये हो गया। 1 1 - 2 ये हो गया। तो कहने का मतलब ये ए वो बी वो सब नहीं करना है हमको, सीधा x इक्वल टू जो ए इनवर्स निकाले हो अभी अभी और ये बी, ये सॉल्व कर लेना तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा। बोलो क्लियर? Yes, sir. समझ आ गया सर। हाँ, तो ये 15 कर लेना। 16 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है, ये होता है 6 मार्कर, ये नहीं बट इसके जैसे होते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। तो द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस 60 रुपीज है। फिर आगे चल के एक और सिचुएशन, फिर एक और सिचुएशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो तुम क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन x रुपीज, फिर व्हीट है y रुपीज, और एक और क्या है, राइस है, राइस को ले लिया z रुपीज। अब इक्वेशन फॉर्म करोगे फर्स्ट सिचुएशन से, तो देखो कैसे बनती है इक्वेशन। 4 kg ऑनियन 4x, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस, ये कितना हो गया 60। तो इन सबका प्राइस ऐड कर लिया 60। फर्स्ट इक्वेशन समझ आ रही है ना? Yes, sir. 2 kg ऑनियन, 2x, 4 kg व्हीट और 6 kg राइस, ये हो गया 90 का। और तीसरी इक्वेशन 6x, 2 kg व्हीट तो 2y और 3 kg राइस, ये हो गया 70। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके x y z निकाल सकते हो। कर लोगे बोलो? हो जाएगा यस सर। सर कर लेंगे। सिर्फ ये इक्वेशन लिख लो, इसको कंप्लीट कर लेना। हम चलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज पे, ये कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो हम चलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज पे। देखो मैं अगर इसके मिससेलेनियस एक्सरसाइज को रेट करूं बाकी मिससेलेनियस एक्सरसाइज के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ही मतलब कॉमेडी टाइप का है, बहुत ही सिंपल है। मतलब इसको मिससेलेनियस पता नहीं क्यों डाला है। तो एग्जाम्पल सारे कर लेना क्योंकि वो सॉल्व है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो वहां से सॉल्यूशन देख सकते हो। हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर और 15 16 17 19 तो एमसीक्यू है, तो वो तो मैं छोड़ूंगा। 17 तक हमें मेन नहीं, 16 तक हमें मेन करना है, ठीक है? अब देखो, तो क्वेश्चन सच में बहुत ही इजी है, इसमें भी मैक्सिमम मैं स्किप करूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रूफ दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं थोड़ा हिंट सब में दे देता हूं, ठीक है? देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगा या फिर एक्स के टर्म्स में होगा।
थीटा वहां पे नहीं रहना चाहिए, ना तो साइन थीटा, ना ही कॉस थीटा और ना ही कोई और थीटा। तो इसको सीधा एक्सपैंड कर लेना, सीधे एक्सपैंड कर लेना। प्रॉपर्टीज में लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करो, सीधा एक्सपैंड करना। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो फर्स्ट रो के अलोंग लिख लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो x के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। देखते रहना, जहां पे मिस्टेक होगा बता देना। फिर माइनस साइन थीटा, इसके लिए क्या होगा, ये कट गया तो माइनस एक्स साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, प्लस लास्ट का कॉस थीटा, उसके लिए क्या होगा, तो ये कट गया ये कट गया, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ओके, तो ये बन गया x से मल्टीप्लाई माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का x। आगे देखो, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस एक्स, तो ये हो गया प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा इज एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, इस वाले में से और इस वाले में से x कर लोगे कॉमन, और वो करने से पहले साइन थीटा कॉस थीटा का काम खत्म। तो ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से x जब कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में आ गया 1, है ना। तो ये x और ये x ये भी कट गया, कितना बचा, माइनस एक्स क्यूब। तो ये आंसर देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया ना, थीटा के टर्म्स में नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इन दोनों को प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किए बिना इन दोनों को प्रूव करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि इस क्वेश्चन में एलएचएस को आरएचएस को हम एग्जैक्टली इक्वल करना चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दो, जहां से आगे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, जहां से सिंप्लीफाई करना आगे पॉसिबल ना हो। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का फ्रीडम होगा, क्योंकि फाइनली मान लो हम यहां पे आके रुक जाते हैं, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसने मना कर दिया डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना ही नहीं है, एक्सपैंड करना ही नहीं है, तो यही पे जाके रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे आगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भले हमको यहाँ 1 1 1 दिख रहा है, बट हम 0 0 0 क्यों करेंगे। तो कहने का मतलब इसको भी हमें एक ऐसी सिचुएशन पे लाके रोक देना है, और इसको भी लाके वहीं पे रोक देना है। तो बेटर ये रहेगा, इस वाले को हम ये बना लेते हैं सीधा, फिर दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। यही हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। जो लेफ्ट साइड वाले डिटर्मिनेंट है ना, उसको एग्जैक्टली हम राइट साइड वाली बना लेंगे, फिर बोलेंगे दोनों इक्वल हो गया। तो उसके लिए देखो, ये 1 1 1 तभी मिलेगा जब इस कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को ए से, सेकेंड रो को बी से, थर्ड रो को सी से, तो ये ए बी सी, बी सी ए बी सी, और उसके बाद ए बी सी कॉमन करके ये 1 1 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें एलएचएस हम अगर सॉल्व करें, एलएचएस में क्या दिया है, ये दिया है ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है बी सी सी ए और ए बी। तो इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं बी से, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं सी से। करें मल्टीप्लाई, ये हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी, है ना। फिर ये बी स्क्वायर बी क्यूब और ये भी ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब इन तीनों मतलब कॉलम 3 से ए बी सी कॉमन, तो ये हो गया ए बी सी कॉमन करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहां क्या आ गया 1 1 1।
एलिमेंट तो सारे सेम मिल गए हैं, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ पे भी देखो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इनको बस सही पोजीशन पे डालना है। तो इसके बाद देखो ऊपर यहां से हम थोड़ा लॉ यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का। और क्या करते हैं, पहले तो हमें कॉलम 1 पे 1 1 1 चाहिए और हमारे पास कॉलम 3 पे है 1 1 1। तो कॉलम 1 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, अभी जो कॉलम 1 पे है उससे, क्योंकि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इंटरचेंज हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे हम क्या करते हैं, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को इंटरचेंज करते हैं। ये हो गया एबीसी। तुम बताओगे डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, इसकी वैल्यू में क्या चेंज हुआ। बताओ बताओ, सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। मैं ऐसा लिखता हूं इसको 1 1 1, तुम सोच के बताना कि क्या आएगा, माइनस आएगा या नहीं आएगा। बताओ। बोलो भाई। फिर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दो कॉलम को इंटरचेंज किया है। ये हो गया माइनस। अब कॉलम 1 हमारी फिट हो गई है, कॉलम 2 और कॉलम 3 फिर से इंटरचेंज करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में है। तो अब फिर से कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज, तो एक माइनस और आएगा और वो माइनस क्या कर लेगा, प्लस। ये हो गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बोलो क्लियर, ये हमारा आरएचएस। अच्छा वेट यस वेट, सर। एबीसी भी बाहर आ रहा है। इस एबीसी का क्या करेंगे, अच्छा रुको रुको, एबीसी से मल्टीप्लाई किया था हमने, डिवाइड थोड़ी ना किया था, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। तो एक डिवाइड बाई एबीसी भी तो आएगा, यस और नो। यस सर। एबीसी से हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस थोड़ा ना था, वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कट चुका है, मतलब अब एबीसी यहां पे नहीं आ रहा है। ये कॉपी कर लो, इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इवेल्युएट करना है, प्रॉपर्टी यूज करने को नहीं बोला ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस हिंट नोट कर लो, इसको सीधा एक्सपैंड कर लेना। मैं सारे नहीं करा सकता क्योंकि फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसको एक्सपैंड करना C3 के अलोंग, एक्सपैंड अलोंग C3 करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, जो मैं छोड़ रहा हूं समझ लो 2 का टेबल है, बस से सिंपल। सर अगर बाकियों से करे बाय चांस तो कुछ लाइक लंबा नहीं हो कोई जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस। यहाँ पे एक 0 दिख रहा है ना, इसलिए मैंने बोला है C3 के हाँ अलोंग एक्सपैंड करना। तो ठीक है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वैसे किसी के अलोंग कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके 3 हो गया। 4 देखो, 4 में इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो हमको या तो ये है या फिर ये है, ऐसा करना है। ये मैं करवा देता हूं। देखो फोर्थ में ये हमारा डिटर्मिनेंट है b प्लस सी, सी प्लस ए, इसको देखना अच्छे से, a प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ये a प्लस बी, ये है b प्लस सी, ये b प्लस सी और ये c प्लस ए। इसकी वैल्यू इसने 0 दे रखी है, डिटर्मिनेंट हमारा 0 है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन की तरह लेके चलते हैं, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो 0 दिया है उसको यूज करते चलेंगे आगे। जरा रो कॉलम का सम चेक करो, किसी भी रो या किसी भी, मतलब तीनों रो या तीनों कॉलम का सम इक्वल है तो फिर 1 बना लेंगे हम लोग आसानी से। हाँ सर इक्वल है 2a प्लस b प्लस c आएगा ना। हम्म, तो क्या किसको ऐड करना चाहते हो, रो को या कॉलम को। कॉलम को इक्वल कर लेते हैं, कॉलम 1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये प्रोसेस याद है ना, तीनों रो तीनों कॉलम ऐड करके देखते हैं। तो यस यहाँ पे सर। क्या, हाँ, तीनों रो का सम इक्वल आ रहा है तो हमने रो का सम इक्वल आ रहा है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे।
चलो जरा ये करें। तो इस कॉलम 1 के सारे एलिमेंट चेंज होंगे, उससे पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख लो ताकि वो चेंज ना हो जाए। मैं थोड़ा सा ना स्पेस ले लेता हूं बीच में, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो ये हो गया और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। अब चलो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे भी 2 कॉमन और यहां पे भी 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से क्या करोगे, 2 कॉमन कर लो, तीनों ही एलिमेंट हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से 2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन। 1 1 1 c प्लस a प्लस बी, और ये हो गया b प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए इक्वल टू 0। अब 1 1 1 बनाने के बाद हमको तो पता ही है क्या करेंगे, इन दोनों को 0 करेंगे, इन दोनों को। उससे पहले ये देखो एक फैक्टर हो गया, डिटर्मिनेंट में एक फैक्टर हो गया, तो एक काम तो यही पे कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी को 0 कर लेंगे। या तो ये मिल जाएगा, या फिर और 1 1 1 c प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ये भी 0 हो सकता है। तो ये जो लाइन है उसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ये पहला है 2a प्लस बी प्लस सी और दूसरा डिटर्मिनेंट है। ये दोनों 0 तभी होंगे या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो पहला केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखो तो सिर्फ इसको लेके चलते हैं और क्या करते हैं, 0 करने के लिए पहले कॉलम में जो ये दोनों एलिमेंट है लास्ट के, इनको 0 करना है। तो ये कैसे 0 होगा, C2 की जगह पे, C2 नहीं R2 की जगह पे, कॉलम में 0 करना है तो रो ऑपरेशन लगता है। तो R2 की जगह पे R2 माइनस R3 एंड R3 की जगह पे R3 माइनस R1। ये क्या बनेगा देखो, R1 सबसे पहले लिख दो ऐसे ही, वो चेंज ना हो जाए। R2 R3 माइनस कर रहे हैं तो 0, ये कितना हो गया, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो b से b कट गया, ये हो गया a माइनस सी। ये क्या हो गया, b माइनस ए। समझ में तो आ रहा है, परेशानी हो तो रफ वर्क खींच लेना और माइनस कर लेना। चलो मैं एक एलिमेंट दिखा देता हूं, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो ये बन गया a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, b से b कट गया तो a माइनस सी, ये हमने यहां लिख लिया। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स भी करके लिखना। अब b प्लस सी में से c प्लस ए माइनस, b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, तो c से c कैंसिल, ये हो गया b माइनस ए, और यहां क्या बचेगा, c माइनस बी इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। यस सर। अब 0 आ गया है, Yes, हम sir. कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1 तो ये मिलेगा 1 1, तो क्या क्या कट रहा है, ये रो कट गई और ये कॉलम, तो a माइनस सी इंटू सी माइनस बी, बीच में माइनस, b माइनस ए इंटू बी माइनस ए, तो उसको स्क्वायर लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू 0 गिवन है। सिंप्लीफिकेशन, तो ए सी माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है इसमें, कुछ नहीं कट रहा है, तो पहले तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लो। फिर ये देखो ए बी प्लस का 2 है और ये यहां माइनस का है, तो ये हो गया प्लस का ए बी,
फिर प्लस का BC प्लस का CA इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक। माइनस कॉमन करके हटा लो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखो ये ना तुम याद कर लेना, ये सिचुएशन जब आएगा आगे चल के तो इसका रिजल्ट होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद भी हमको पता नहीं चलता है क्या करें क्या करें। तो क्लास 12 के स्टूडेंट होने के नाते ये सिचुएशन का रिजल्ट होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C। इसको एक फॉर्मूले की तरह याद करोगे, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसका रिजल्ट होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C। देखो मैं इसको करके दिखा देता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लेना, ठीक। इसका प्रोसीजर देखो क्या करना है, कैसे लाते हैं ये वाला वो देखना है हमको। इसमें हम हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं हर चीज का रीजन मालूम चलेगा ऐसा क्यों किया होगा हमने। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। RHS में भी हाफ इंटू 2 तो वो हो गया 0, या बैलेंस फॉर्म में है, हाफ इंटू 2 हमने किया है। इस हाफ को वहां ट्रांसपोज करो और 2 को इधर ही एक्सपैंड कर लो। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। देखो 2A स्क्वायर है ना, ये 2B स्क्वायर है, 2C स्क्वायर है। इस 2AB को क्या करो, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर ऐसे बना लो। 2BC के साथ एक B ले लो, एक C ले लो, तो ये बन गया B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर। फिर C और A के साथ C स्क्वायर माइनस 2CA प्लस A स्क्वायर। सारे टर्म्स देख लो, बैलेंस है ना, A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर 2B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर 2C स्क्वायर। तो ये बन गया A माइनस B होल स्क्वायर, B माइनस C होल स्क्वायर और C माइनस A होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है। A माइनस B होल स्क्वायर का रिजल्ट कभी भी -5 तो आ नहीं सकता। आगे लिखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज व्हाट, 0। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और यहां पे ये तीनों 0 के इक्वल है, मतलब इनका सम 0 के इक्वल है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि A माइनस बी होल स्क्वायर 10 हो जाए, ये 15 हो जाए और ये सबको बैलेंस कर ले C माइनस A होल स्क्वायर। ऐसा होगा तभी सम 0 आएगा, बट ये तो माइनस हो ही नहीं सकता। ना ये माइनस हो सकता, ना ये माइनस, ना ये माइनस, और फिर भी इनका सम 0 है। तो कहने का मतलब तीनों आपस में 0 है। समझ रहे हो उस बात को, यस और नो? यस सर। सो A माइनस बी भी 0 है, B माइनस C भी 0 है और C माइनस A भी 0 है। इसका रिजल्ट क्या मिला, A इक्वल टू B। इसका रिजल्ट मिला B इक्वल टू C और इसका रिजल्ट मिला C इक्वल टू A। इन तीनों को कंबाइन करोगे तो A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये हो गया प्रूफ। आई होप क्लियर है। यस सर। तो इस सॉल्यूशन में ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि जब भी हमको ऐसे सिचुएशन से एनकाउंटर हो तो उसका रिजल्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको डायरेक्टली यूज कर लोगे कि अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C 0 के इक्वल है, कंपटीशन में कहीं बैठे हो और तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है A इक्वल टू B इक्वल टू C, फटाक से एकदम तुरंत टिक मारोगे। चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अब देखो 5, ये है 5। देखो इसमें क्या करना है, हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। RHS पे 0 दिया है, इक्वेशन सॉल्व करना है। जरा चेक करो सम रो और कॉलम का सेम है क्या। 3x प्लस ए 3x प्लस ए सेम है, तो कॉलम 1 की यस सर। C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिर्फ। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3x, ये x और ये x, ये फिर से 3x प्लस a, ये x और ये x, सॉरी x प्लस a और x, और ये कितना हो गया 3x प्लस a, ये हो गया x और ये हो गया x प्लस a। ठीक है,
इक्वल टू 0। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, 3x प्लस a कॉमन कर लेना, ये 1 1 1 x प्लस a, ये x और x प्लस a। इसके बाद हो जाएगा, बोलो। एक फैक्टर तो 3x प्लस a मिल गया, इसको एक्सपैंड करके देखना, x अगर आता है तो x के टर्म्स में ये फैक्टर इक्वल टू 0 कर लेना, और अगर कांस्टेंट नंबर आता है तो ये तो सीधा हट जाएगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन हमको यहां से मिल गया, x इक्वल टू -a/3, और दूसरा यहां से देख लेना, अगर ये कांस्टेंट में आता है तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट में नहीं आता है, x के टर्म्स में आता है, तो एक सॉल्यूशन यहां से भी मिलेगा। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। फिफ्थ की यहीं तक हम आगे कंप्लीट करें, तो इसको लिख सर लो। आपकी आवाज सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से लिख लो यहां तक, फिर हम 6 के आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से देखो, 6th के फर्स्ट कॉलम में देखो कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, तो 6th का एलएचएस में है ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये है ए बी, फिर बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी और सी स्क्वायर। फर्स्ट रो से ए कॉलम कर लो, ए कॉमन कर लो, टेक एन ए कॉमन फ्रॉम C1, ये मैं लिख देता हूं वरना भूल जाओगे, B कॉमन फ्रॉम C2 एंड C कॉमन फ्रॉम C3। तो A B C, देखो फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से A कॉमन, तो यहां बचेगा A। ये जो A स्क्वायर प्लस ए बी है ना, इसको ऐसे लिखो, A इंटू ए प्लस बी, तो A कॉमन करके A प्लस बी, और इसमें से B, यहां से B कॉमन तो C B, और B कॉमन तो B प्लस सी, यहां से C कॉमन तो A प्लस सी, A और C। यहां तक समझ आई बात? यस सर। यस सर। अब जरा रो कॉलम का सम चेक करो, इक्वल तो नहीं है बट 2 कॉमन कर लेंगे सम करने के बाद। जैसे पहला कॉलम अगर ऐड करें तो 2a प्लस 2b, ये होगा 2b प्लस 2c, और C3 क्या होगा, 2a प्लस 2c, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कॉलम 1 की जगह पे, सॉरी रो 1 की जगह पे, या कॉलम 1 की जगह पे, मर्जी अपनी है, रो 1 करते हैं, रो 1 के एलिमेंट चेंज कर लेते हैं। रो 1 की जगह पे R1 R2 R3, तो ये हो गया ए बी सी, रो 1 के सारे एलिमेंट बदल जाएंगे, ये हो गया 2 ए प्लस बी, 2 बी प्लस सी, और 2 सी प्लस ए। आगे ए प्लस बी, और ये बी बी प्लस सी, ए और सी, 2 भी कर लो कॉमन, तो ये हो गया 2abc। आगे बचा a प्लस बी प्लस सी, और ये बचा c प्लस ए। फिर उसके बाद a प्लस बी और बी प्लस सी, और यहां बचेगा a, यहां बचेगा c। अब थोड़ा माइनस माइनस कर लें, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 0 है, ये कर लेते हैं पहले, R2 की जगह R2 माइनस R1, पहले एक 0 करते हैं, 2abc, पहला एज इट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये हो गया 0, बी में से बी प्लस सी माइनस, तो ये कितना बचा, माइनस सी, और ए में से ये माइनस, तो ये बचा
माइनस सी, ठीक है ना। फिर तीसरे वाले में ये बी, बी प्लस सी, और ये हो गया सी। अब एक रास्ता ये है कि C2 को चेंज कर लो, C2 प्लस C3 कर लो, या C2 माइनस C3 कर लो, क्योंकि यहां पे जीरो आ जाएगा। तो अब C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर लो। तो A प्लस बी 0 और B, C2 की जगह C2 माइनस C3। तो ये देखो B प्लस सी माइनस सी माइनस ए, सी से सी कट, ये हो गया B माइनस ए, ये हो गया माइनस सी माइनस ऑफ माइनस सी, तो ये 0 आ गया। और B प्लस सी में से C माइनस, तो ये हो गया B। C3 वैसे ही छोड़ दो, C प्लस ए माइनस सी और C, तो ये कितना हो गया। अब हम R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके बाद इधर एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2, ये देखो 2ABC, उसके बाद माइनस सी, अगर ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो A प्लस बी इंटू बी, ये हो गया A प्लस बी फर्स्ट एलिमेंट, फिर B माइनस ए और B। एक बार देख लो जरा, गलत तो नहीं लिखा है मैंने। R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने में ये वाला रो और ये वाली कॉलम कट जाएगी, A प्लस बी और B माइनस ए और B। तो ये हो गया माइनस का 2ABC स्क्वायर, माइनस 2ABC स्क्वायर। अंदर से क्या मिलेगा, B इंटू ए प्लस बी माइनस B इंटू बी माइनस ए। तो ये B और ये B भी बाहर कर लो, माइनस 2AB स्क्वायर सी स्क्वायर, A प्लस बी माइनस B प्लस ए, B से B कट, A और A हो गया 2A। ये माइनस का क्या चक्कर है, एक एक्स्ट्रा माइनस क्यों आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो B प्लस सी माइनस सी, B प्लस सी माइनस ए, तो ये B माइनस ए प्लस बी और B माइनस ए और B, B इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस B इंटू बी माइनस ए। ये आ रहा है माइनस का 2AB स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2A, माइनस 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस का क्या चक्कर है, माइनस क्यों आ रहा है, जरा देखो जरा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। R2 के लॉन्ग हमेशा आप बोलते हो ना, R2 का लॉन्ग नहीं करना चाहिए, माइनस आ जाता है। हाँ तो एक वो माइनस, फैक्टर में है। तो एक माइनस और है, ये बना फिर हो गया प्लस प्लस प्लस, ये हो गया RHS। और C2 के अलॉन्ग भी करने पे ऐसा होता है ना। यस सर। तो इसीलिए हम R1 R3 इसके अलॉन्ग करते हैं जनरली, या C1 C2 के अलॉन्ग करते हैं जनरली। एनीवेज चलो, ये तो सर एग्जाम में तो आएगा नहीं, इतना टाइम थोड़ा ना लगा पाएंगे हम लास्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने तो गलती कर दी ना, R2 में एलिमेंट 0 कर लिए। तुम क्या कर नहीं सकते वही, हो, हाँ मतलब वही ध्यान रखेंगे R1 R3 से ही करें ज्यादातर। चलो ये कॉपी कर लो फिर, कोई नहीं, नई चीज सीख ली हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। A इनवर्स है और B दिया है, तो ये A B पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, तुमको अगर डायरेक्टली यही निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स दिया है, तुम इसका इनवर्स फिर से निकालोगे, तब जाके मिल जाएगा ए। याद है ना ये फॉर्मूला। यस सर। तो हाँ ए सर। निकालने के लिए ये तरीका ले सकते हो, और बी तुमको पता ही है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना, तो ये आंसर। नहीं तो इसकी जगह पे बी इनवर्स ए इनवर्स ये कर लेना। तो तुमको एक इनवर्स निकालना ही पड़ेगा, या तो इसका निकालो या इसका निकालो, एक इनवर्स तुमको वैसे भी निकालना पड़ेगा। अगर इस तरीके से करोगे तो बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा और ये गिवन होगा, और अगर ऐसे ही करना है तो ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी दिया होगा, तो
एक इनवर्स तुमको कैसे भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम पे छोड़ता हूँ, कर लेना। दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। ओके ओके सर। यस सर। सर बी का लगा देते हैं ना, वो नंबर्स छोटे हैं, लाइक थोड़े से जो भी है, 3 2 0 0 करके। ए में तो तो है ही नहीं ज्यादा कुछ। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे मर्जी। अच्छा ठीक 7th है। कर लेना। 8th भी वेरिफिकेशन है, ये तुम पे छोड़ता हूँ। 8th में ए दिया है, एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो पहले एडजॉइंट ए निकालना, फिर उसका इनवर्स निकालना, और फिर ए इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट करना, ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। सेकेंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स ए, तो पहले इसका इनवर्स निकालना, फिर उसका भी इनवर्स निकालना, तो ए सेम आ जाएगा। ये सब कर लेना, ठीक। 9th और 10th, 9th क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है। सर हो जाएगा। हाँ, 9th सिंपल है, इसमें सम करके देख लो, 2x + 2y आ रहा है, तो 9th सिंपल है, कर लोगे। 10th भी सिंपल है, ऑलरेडी 1 1 1 दिया है। 9 10 तक बोलो, कोई परेशानी? नो सर। कोई परेशानी नहीं है। 11th के बारे में सोचो कैसे होगा। 11th के बारे में सोचो कैसे होगा। तब तक मैं सर थोड़ा जो थर्ड कॉलम है ना, उतना पता लग रहा है कि 2 + बीटा + गामा + अल्फा आना चाहिए। 2 + बीटा + गामा + अल्फा मतलब RHS। सर ऐड कर दो ना। ऐड करना है। अच्छा, ऐड करके क्या होगा? हाँ, C1 को लिख दो आप, C1 + C2 + C3। ओके, फिर लाइक कुछ तो बन रहा है, बाकी सोचते हैं आगे थोड़ा। तो अल्फा + अल्फा स्क्वायर + बीटा + गामा, ये मिल रहा है सॉरी, ना। रो 3 क्या रो था? 3 को ऐड कर लो, किसकी हाँ जगह पे? जी, रो 3 R1 को लिखो, R1 + R2 + R3। अच्छा, तो अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा स्क्वायर सर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यही होगा। एक सेकेंड, सर रुकना जरा। R2 को R2 - R1 कर दो। ये क्या है, मैं भूल गया। हाँ, ये सही है। ये वाला। ये कॉलम 3 है, C3 है। हाँ तो मैं वही कह रहा था ना, C3 को ऐड करोगे तो लाइक पूरा C3 C को। मतलब ऑपरेशन क्या है वो बताओ, C3 को क्या करोगे? C1 + C2 + C3। ठीक है, तो सर इससे क्या मिल जाएगा? R3 - R2 भी कर सकते हैं। मैं भी उसी पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये सब दिख रहा है। यस। तो माइनस करने पे तभी आएगा जब हम अल्फा में से बीटा माइनस। अच्छा, हाँ ठीक है, वो एक बार ज्यादा आरएचएस बेटर देख लगा। लेना चाहिए। ओके। तो देखो, वही करते हैं, क्या प्रूफ करना होता है वो भी एक बार देखना पड़ता है। तो यहां हम क्या करते हैं, देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे R2 की जगह पे मैं LHS लेकर चल रहा हूँ। R2 की जगह पे R2 - R3 एंड R3 की जगह पे R3 - R1, दो ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं। अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा + गामा, फिर R2 - R3, तो बीटा - गामा, बीटा स्क्वायर - गामा स्क्वायर। इसमें से ये माइनस करोगे तो अल्फा अल्फा कट गया, गामा - बीटा, और ये हो गया गामा - अल्फा, गामा स्क्वायर - अल्फा स्क्वायर, अल्फा + बीटा - बीटा - गामा, तो बीटा बीटा कट गया, अल्फा - गामा। यहां तक ठीक है? बोलो सर इससे पहले हम एक चीज कर सकते हैं क्या? क्या? R1 की जगह R1 + R2 + R3 करोगे तो बीटा + अल्फा + गामा बाहर आ जाएगा, जो है एक ब्रैकेट RHS में। तो कहां से आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा ना, वो सिर्फ पहले ही रो के पहला एलिमेंट अल्फा + बीटा + गामा है। अच्छा। सिर्फ इसके होने से थोड़ा ना कॉमन आ जाएगा, ये ओ तीनों रो हो, तीनों कॉलम हो। ओके। अब देखो, सेकंड रो से बीटा - गामा कॉमन कर लो, थर्ड रो से गामा - अल्फा कॉमन कर लो, और जो बचा वो लिखो। तो ये अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा + गामा, यहां से बीटा - गामा कॉमन, यहां से बीटा + गामा, और यहां से -1।
यहां से 1, यहां से गामा प्लस अल्फा, और यहां से भी -1। ये समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी कॉमन, तो a प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है। यस। अब मैक्सिमम 0 करना चाहते हैं, तो इन दोनों को 0 बहुत इजी है करना। C1 C3 ऐड कर लेंगे, C1 की जगह पे C1 प्लस C3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, C1 चेंज करो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा, -1 -1। ठीक है यहां तक? यस सर। यस अब सर। एक्सपैंड कर सॉरी, एक्सपैंड करो अलोंग C1, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो ये हो गया बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू -1 इंटू बीटा प्लस गामा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू गामा प्लस अल्फा। ये हो गया बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा। गामा से गामा कैंसिल, ये अल्फा माइनस बीटा, तो आ गया आंसर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये RHS। करो कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो 12th में जो RHS है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। कुछ आइडिया है क्या करना चाहिए? हम्म 12th में कुछ आइडिया है क्या करना चाहिए? सर R2 में से R1 माइनस करें मतलब। R2 में से R1, अच्छा ये माइनस देख के लग रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, है सर ना? R3 माइनस R1। सर R3 मतलब माइनस, R2 को, सर R2 को करना है ट्रांसफॉर्म, R2 माइनस R1 कर। अच्छा ओके। यहाँ देखो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? यस सर। तो ये तो कॉमन होके बाहर निकल भी जाएगा, ये वाला देख लो, और इसके साथ तो अभी ये भी समझो 1 है 1 है, 1 1 तो कट जाएगा। जैसे मान लो मैं इन दोनों को बस माइनस करके दिखाता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है। 1 प्लस पी एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस पी वाई क्यूब, देखो ये कैंसिल, तो एक तो p बचेगा, उसके बाद बचेगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो ये x बाहर ले ही लेंगे, अंदर बचेगा ये p और ये इतना बड़ा। तो देख लेना फिर, ऐसे करना चाहते हो या और कोई रास्ता हम सोचें? सर दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें देखो C3 के सारे एलिमेंट ना किसी दो एलिमेंट का सम है, देख रहे हो? यस सर, उसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर लेते हैं, C3 को ब्रेक करते हैं, दो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। सर आपकी सर आवाज आपकी हो फिर रही से है। डिस्टॉर्ट हो। तो C3 के जो एलिमेंट्स है ना, उसको ब्रेक कर लेते हैं, C3 के एलिमेंट्स हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 12th का जो LHS है वो लिखते हैं x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। इससे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। बोलो यहां तक ठीक है? यस सर।
और इजी बना रहे हैं अभी। ये देखो पहला डिटर्मिनेंट ये x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो 1 1 1 वाला डिटर्मिनेंट है, बहुत इजी होता है सॉल्व करना। इस वाले में देखो C3 में से P कॉमन करो, C3 में से P कॉमन करो, R1 में से, देखो मैं यहां लिख देता हूं, C3 में से P कॉमन कर रहे हैं, R1 में से X कॉमन कर रहे हैं, इसमें से Y कॉमन कर रहे हैं और इसमें से Z कॉमन कर रहे हैं। तो क्या क्या बाहर आ गया, PXYZ। ठीक, यहां बचेगा 1 x और x स्क्वायर, फिर 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। अब Yes, इन sir. दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम इक्वल कर लेंगे, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ रूल्स, x y z। अच्छा ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, ये बिल्कुल सही है, हमें इस वाले को ऐसा बनाना है। तो इसमें देखो C1 और C3 पहले इंटरचेंज करो, तो 1 1 1 पहले आ जाएगा, ये बन गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके बाद एक माइनस आएगा आगे, तो ये माइनस, अब क्या करो, C2 और C3 को भी इंटरचेंज कर लो, ये माइनस, अब C2 और C3 को इंटरचेंज, तो ये बन गया, एक माइनस था भी, एक माइनस और आएगा, दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड, और क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोनों डिटर्मिनेंट एकदम आइडेंटिकल हो गया, पी एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन कर लो, डिटर्मिनेंट भी कॉमन होता है, पता है तुमको? अभी पता चला सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट कर लो कॉमन, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा पी एक्स वाई जेड, तो ये एक फैक्टर देखो ये वाला मिल गया हमको, तो ये हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक फैक्टर, और इसको सॉल्व करना मैं तुम पे छोड़ता हूं। इसके बाद कर लोगे, बोलो। यस सर। यस सर। सर 2 को 0 कर लेंगे 1 की जगह, फिर सॉल्व कर देंगे, तो जीरो डिटर्मिनेंट कर आ लेना, उसके जाएगा। बाद ये देखो एक फैक्टर तो मिल गया है, ये बाकी तीनों हमको यहां से मिल जाएंगे, और 2 को 0 कैसे करोगे, माइनस करके, ओके। क्योंकि देखो x माइनस वाई वाई हाँ। माइनस जेड, ये फॉर्म तुमको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि माइनस करेंगे। तो इसके बाद क्या करना, R2 की जगह पे R2 माइनस R3 एंड R3 की जगह पे R3 माइनस R1। एक काम करो ना, इसको कंप्लीट कर लो, यहां तक लिख लो पहले और इस क्वेश्चन को करके देख लो, इसके बाद 1 2 3 लाइन और लगेगी, इसका रिजल्ट आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। यहां तक कॉपी कर लो, इसको आगे प्रोसीड करो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, अब 13 14, क्योंकि दोनों मुझे कराने हैं, 15 भी कराना है। 13 देखो, 13 में जरा एक बार चेक करो रो कॉलम का सम सेम है क्या 13 में, रो कॉलम का सम चेक करो। एक सेकंड। यस सर। पहली रो ऐड करिए। रो वाले सारे एलिमेंट ऐड कर ले, तो a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, यस सर। पहली रो ऐड कर लो या पहली कॉलम भी ऐड, पहली कॉलम भी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, कॉलम ऐड करके नहीं फायदा होगा, रो ऐड करना नहीं है, सर, कॉलम से नहीं होगा। तो रो ऐड कर लेते हैं।
मतलब रो के एलिमेंट्स का सम सेम है ना, तुम कॉलम चेंज करेंगे। C1 की जगह पे सर फिर 3 कॉमन आ जाएगा। C2 प्लस C3, C1 की जगह C1 C2 C3 ऐसा करेंगे, है ना? हाँ ऐसा ही करेंगे ताकि रो ऐड होगा इससे। तो देखो 3A, फिर मतलब इस वाले का सम, इस वाले का सम और इस वाले का सम, तो ये कितना हो गया 3A माइनस 2A, A प्लस B प्लस C यहाँ पे आ गया। बोलो ठीक है। यस सर। फिर ये भी A प्लस B प्लस C और ये भी A प्लस B प्लस C, और बाकी सारा वैसे लिख दो, माइनस A प्लस B, 3B और माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस 3 माइनस B प्लस C और ये हो गया 3C। इसमें से करो A प्लस B प्लस C कॉमन बिना देर किए, ये 1 1 1, फिर माइनस A प्लस B, 3B और माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C और ये हो गया 3C। इसके बाद हो जाएगा बोलो या करके दिखाऊं? इन दोनों को जीरो कर लोगे ना? फिर हो जाएगा। हो जाना चाहिए सर। इसके बाद R2 की जगह R2 माइनस R3 अभी करोगे इसको, और R3 की जगह R3 माइनस R1 करो, मैं भी कर रहा हूं। इसके बाद एक्सपैंड करेंगे, C1 के अलावा। ये C है, ये है C।
मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एरर हो गया। ये हो गया 4bc प्लस 2ab प्लस 2c स्क्वायर प्लस ca। अब मल्टीप्लाई 2c से प्लस 2ac माइनस 2c स्क्वायर प्लस ab माइनस bc। क्या क्या कैंसिल? 2c स्क्वायर कैंसिल, 4bc और ये bc निकल गया तो 3bc, 2ab और ये ab मिलके 3ab और 2ac और ये मिलके 3ac। तो 3 भी कॉमन इनटू ab प्लस bc प्लस ca। ये हो गया RHS। तो सिंपल क्वेश्चन था, करो कॉपी। देखो 14th में क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 14th और 15th में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो पहले 14 देख लेते हैं। देखो है बहुत छोटा सा, इतने में हो जाएगा। यहाँ पे ना क्या करोगे, वही है, नंबर्स में है तो पहले कॉलम में ही 0 लेके आते हैं, इन दोनों को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0 कैसे होंगे, देखो R2 की जगह पे ये 2 है ना, उसको 0 कैसे बनाएंगे? तो R2 में से माइनस करो R1 को डबल करके, मतलब इस 2 में से इस 1 का डबल माइनस करोगे तो 0। हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है, बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा छोड़ दो। और ये 3 में से क्या करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो R3 की जगह R3 माइनस 3R1। बोलो समझ आ रही है बात? यस सर। ऐसा करके यस देखो, R2 R3 चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले R1 को लिख दो 1 प्लस p प्लस क्यू। देखो ये हो गया 0, डबल करके माइनस 3 प्लस 2p में से 1 प्लस p का डबल माइनस, तो 3 माइनस 2 हो गया 1 और 2p माइनस p हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब इस वाले में से इसका डबल माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p p, 2q माइनस 2q खत्म। अब तीसरे वाले की बात करेंगे, रो 3, तो 3 में से इसका ट्रिपल माइनस करो 0, इस वाले में से इसका ट्रिपल माइनस करना है, तो 6 माइनस 3 हो गया 3, और 3p में से 3p तो केवल 3 आएगा। इस वाले में से इसका ट्रिपल माइनस, तो 10 माइनस 3 हो गया 7, 6p में से 3p माइनस तो 3p, और 3q में से 3q माइनस तो 0। इसके बाद इसको एक्सपैंड कर लोगे, ठीक है, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो। ये हो गया 1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 7 प्लस 3p माइनस 3 से इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 3p कैंसिल, आंसर हो गया 1। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओके 15 देखो LHS, 15 का LHS, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको कॉस ए प्लस कॉस बी पे ब्रेक कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये साइन बीटा कॉस बीटा, ये अल्फा है, और इसको बीटा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, थर्ड वाला साइन गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, ये LHS था। अब इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेना, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2। डिटर्मिनेंट 1 देखो यहां लिखते हैं बीच में माइनस लगा के, क्योंकि C3 में तीनों एलिमेंट जो है C3 के वो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस है,
तो 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये वाला होगा पहले डिटर्मिनेंट का C3 और ये वाला क्या होगा दूसरे डिटर्मिनेंट का C3। तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा। इधर देखो, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये क्या बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये हो गया साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। पहले डिटर्मिनेंट में C3 से कॉस डेल्टा कॉमन, कॉस डेल्टा कॉमन, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये हो गया कॉस गामा। इधर से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कुछ दिखा इसमें? इसके C3 से साइन डेल्टा कॉमन, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। कुछ दिखा बताओ? C2 C3 आइडेंटिकल है, यस सर। तो पहला वाला क्या हो गया कॉस डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा, इसमें क्या है C1 C3 आइडेंटिकल है तो ये भी 0, आंसर हो गया 0 इक्वल टू RHS। चलो कॉपी कर लो उसको, 14 और 15 जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में ना ऐसा क्वेश्चन 10th में किए थे, रिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं इनको। तीनों इक्वेशन एक जगह पे नहीं आ पाएगी, यहीं पे लिख लेते हैं। जरा इसके बाकी दोनों इक्वेशंस डिक्टेट कर दोगे बुक से? सर 4/x हम्म 6/y हम्म प्लस 5/z इक्वल टू 1। तीसरा 6/x हम्म, प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। तो इनमें क्या करोगे देखो, 1/x को नया वेरिएबल a मान लिया, 1/y को b और 1/z को c नया वेरिएबल ले लिया। तो पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। दूसरा हो गया 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। और तीसरा क्या बन गया 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। इनको सॉल्व करने आ जाएगा ना? ए मैं फिर यस से सर। तो यस कर लो, सर। ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ए मैं लिख देता हूँ 2 3 10 4 माइनस 6 5 फिर 6 9 और माइनस 20, ये ए हो गया। एक्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए बी सी है और बी की वैल्यू है 4 1 2। तो पहले क्या कर लोगे ए बी सी निकाल लोगे। ए बी सी जब निकल जाएगा तो फिर x क्या हो जाएगा 1/a, y हो जाएगा 1/b और z हो जाएगा 1/c, और ये हमारा आंसर। कर लो कॉपी, इसको घर पे कंप्लीट कर लेना।
तो देखो ये 16th हमने कर लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे जो है ना MCQ है, तो 17th 18th 19th तुम आराम से कर लोगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, NCERT में जो भी है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन जितने हैं एग्जाम्पल के वो सारे तुमको करने हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो आज यहीं पे हम रखते हैं। NCERT हमने कंप्लीट कर लिया है।